नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षति वसूली का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित नहीं हो पाया, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 सदन में पेश तो किया। विज के विधेयक को पेश करते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ये विधेयक जल्दबाजी में लेकर आई है, इसे विधानसभा की चयन समिति को भेजा जाए। जल्दबाजी में ये कानून पास नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस विधेयक पर सदन में मतदान कराने की भी मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बीजेपी विधायकों ने हंगामा भी किया। कांग्रेस की तरफ से विधायक किरण चौधरी, रघुवीर कादियान, गीता भुक्कल, जगबीर मलिक ने मोर्चा संभाला। विधेयक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से भी कांग्रेस विधायकों की काफी बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि ये कानून बनाने की कोशिश एक बार पहले भी हो चुकी है। इसके तहत अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनसे बेकसूरों को भी फंसाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह कहा, इसे पारित अभी नहीं किया गया है, इसे चर्चा के लिए सदन में पेश किया गया है। और आपको बता दें, आज इस पर चर्चा कराकर अंतिम निर्णय सदन की सहमति से लिया जा सकता है। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो यह सदन उनकी निंदा करने का। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस बिल को लेकर इतना हंगामा हुआ है, उस बिल के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जो कल जो विधानसभा का छठा दिन था बजट सत्र का, तो इसमें जो है लगभग 9 जो विधेयक जो है पास किए गए। उसमें जो मेन जो विधेयक जो था संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, इसमें इसको लेकर भी जो है विपक्ष सत्ता पक्ष उलझता हुआ दिखाई दिया। और वही जो एक विधेयक जो दूसरा मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया था, वो जो था कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर किसी का विरोध या किसी के गांव में घुसने आदि किसी तरह का प्रतिबंध लगाता है या उसके लिए वो ये बंदिश तय करता है और उसका वो जो है विरोध अगर करता है, तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने विधेयक जो है पेश किया। ये किसान आंदोलन जिस तरह अब चल रहा है और उसमें जो है किसानों द्वारा या ग्रामीणों द्वारा जो बाइकआउट किया जा रहा है नेताओं का या पार्टीज का, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो है ये विधेयक जो है, ये प्रस्ताव जो निंदा प्रस्ताव जो है उनकी ओर से रखा गया है पटल पर। तो उसके बाद जो है कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जो दूसरा जो विधेयक जो था संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, इसका भी जो है कांग्रेस ने विरोध किया और बाइकआउट किया। उसका कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो है सरकार की ओर से जो सड़कें खोदी गई, उस पे भी जो है सरकार दोषी है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार ने भी क्षति पहुंचाई है। और उन्होंने इसका जो साफ तौर पे कांग्रेस का ये आरोप है कि इस तरह का जो कानून है वो जल्दबाजी में लाया गया और इसको पूर्ण रूप से इसके बारे में अभी सोचा नहीं गया, बताया नहीं गया और एकदम से जो इस तरह का जल्दबाजी में जो विधेयक लेके आया गया उसका जो है हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया, साथ ही ये कहा गया कि बेकसूर फंस सकते हैं। क्या कहना चाह रही थी कांग्रेस की ओर से, पूरी बात क्या रखी गई, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें ये बहुत जल्दबाजी में जो है ये कानून लेके आया गया है और इसमें जो है निर्दोषों को भी जो है और इसमें नुकसान पहुंच सकता है। वहीं जो पूर्व स्पीकर है रघुवीर कादियान, उनकी ओर से कहा कि जो पहले जो प्रावधान है कानूनों में उसमें भी इसका जिक्र है। ये जो विधेयक है ये अनिल विज जो गृह मंत्री है उनकी ओर से रखा गया और जो भी अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन या विरोध के दौरान जो है सरकारी संपत्ति को अगर जो नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जो है उसकी वसूली, उस नुकसान की वसूली जो है उस संगठन या उस विशेष व्यक्ति से की जाएगी जिसके खिलाफ जो है आरोप तय होंगे। तो इस तरह का जो विधेयक, इसका कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है उसने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून की जो है कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब किसान आंदोलन
चल रहा था, किसान जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, सरकार ने जो है जगह जगह सड़क पर गड्ढे खोद दिए, सड़क को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह तो सरकार भी जो है कहीं ना कहीं इसकी दोषी है। अभिषेक, कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि इस विधेयक को लेकर मतदान कराया जाए और आज भी इस पर चर्चा होगी, हंगामा होगा या मतदान होगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें हंगामा होने के आसार है, क्योंकि ये जो कानून जो कांग्रेस है इस कानून को लेकर जो है विरोध जताया और बायकॉट किया, और वो इस कानून के जो है पक्ष में नहीं खड़ी दिखी। तो जरूर लाजमी है आज का जब सत्र शुरू होगा तो उसमें भी जो है इस विधेयक को लेकर मुद्दा उठ सकता है, और उसके बाद जो है सरकार को इस विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और कांग्रेस जरूर इस जोर शोर से इस विषय को जो है विधानसभा में उठाई, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के कानून की जो है कोई औचित्य नहीं है और जल्दबाजी में लाया गया है। और इसका उन्होंने उदाहरण जो पहले भी बताया कि सरकार खुद इस तरह का काम करा है। किसान जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो इस तरह के जो उनकी ओर से कहा कि इसका कोई औचित्य हरियाणा प्रदेश में नहीं। बिल्कुल अभिषेक, जब इस तरह के कोई भी कानून सरकार की ओर से लाए जाते हैं और उनका इस तरीके से विरोध होता है विपक्ष की ओर से, तो इनेलो भी प्रतिक्रिया देता है। क्या इनेलो की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया आई है? जी अभी देखिए, इनेलो की ओर से इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि सदन में जो है एक लौते जो इस बार जो विधायक अभय सिंह चौटाला थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनका अभी विधानसभा के अंदर तो कोई विधायक इस समय मौजूदा समय में नहीं है, लेकिन हालांकि वो जरूर प्रतिक्रिया ली जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि जब उनके नेता इस दौरान मिलेंगे तो उनसे पूछा जा सकता है कि इस कानून के पक्ष में है या विरोध में है। उनका जरूर और रुख जाना जाएगा, लेकिन हालांकि अभी जो है उनका कोई भी विधायक जो है विधानसभा में मौजूद नहीं है। तो जरूर कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पे है और वो इस विधेयक का जो है जोर शोर से जो है विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि जो अधिकतर जो विधायक है वो इस कानून के पक्ष में नहीं है, इस कानून के जो है खिलाफ है। अभिषेक, इस बार का जो विधानसभा सत्र है कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अहम माना जा रहा था, तो क्या उस पर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस की ओर से लाया गया लेकिन वो खारिज हो गया, हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस जो है लगातार समर्थन कर रही है, तो ऐसे में क्या कृषि कानूनों का मुद्दा फिर से उठाई देता दिखाई दे रहा है या फिर वो खत्म हो गया पूरी तरह से? जी देखिए, कृषि कानूनों का समय पर जो अभी तक कल छठवां जब दिन था विधानसभा का, तब भी जो है बीच बीच में जो है किसानों से जुड़ा हुआ या कृषि से जुड़ा हुआ जो मुद्दा उठता रहा है। और हालांकि अभी 18 तक का समय है विधानसभा बजट सत्र का, तो इसमें जरूर ये कृषि कानूनों को लेकर और किसानों की जो बात है वो जरूर कोई ना कोई विधायक जो है जरूर उठाता दिखेगा। हालांकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया हुआ है और ये जो अब जो किसानों द्वारा या कहें ग्रामीणों द्वारा जो बाइकाट करने की जो बात की गई है, उसी के लिए जो है निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री लेके भी आए थे। उसके लिए भी जो है कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि इस तरह का जो निंदा प्रस्ताव की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन चल रहा है और वो किसानों के साथ खड़े, किसान आंदोलन में साथ खड़े हैं, लेकिन असीम गोयल जो अंबाला से विधायक है, उन्होंने ये जरूर कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में जो है उनके घर का घेराव और विरोध किया गया और ये साफ तौर पर ये कहा गया कि या तो 302 आप पे लगेगी या 302 हम पे लगेगी। इस तरह की जो है उनकी ओर से कहा गया कि कुछ उसमें इस तरह के लोग थे जो इस तरह की बात भी कर रहे थे। तो और इसमें कहीं ना कहीं जो है उनके बाद में उन्होंने किसी पार्टी का नाम लेते हुए ये जरूर कहा कि इसमें पार्टी के जो वो नेता भी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव के इच्छुक हैं। तो इस तरह उन्होंने बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए कांग्रेस पर हमला बोला और उसके बाद जो है कांग्रेस ने इसका विरोध जताया कि हम किसानों के साथ जरूर खड़े, लेकिन किसानों को उकसाने का या भड़काने का जो काम है वो कांग्रेस नहीं करती है। ठीक है, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अब जो केंद्र सरकार नया कानून लेकर आ रही है, इन नए कानून में चुनी हुई सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो अब एलजी के पास सारी पावर होगी। चुनी हुई सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो पहले उस फाइल को एलजी के पास भेजना होगा ताकि उस फैसले को एलजी अपनी मोहर लगा सके। अब जो कानून आएगा उस पर एलजी का ही अधिकार होगा, ताकि चुनी हुई सरकार का मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि सिर्फ एलजी का अधिकार है, ना कि चुनी हुई सरकार का जिसे जनता ने चुना है।
आपको बता दें, केंद्र में बैठी सरकार किसी न किसी तरीके से पिछले रास्ते से सरकार चलाना चाहती है। ये आरोप लगाते हुए भी मनीष सिसोदिया दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जनता ने 60 से 3 पर लाकर दिल्ली में बीजेपी को खड़ा कर दिया। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकारा है, इसलिए अब केंद्र सरकार इन कानूनों को लाना चाहती है जिससे कि दिल्ली में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अधिकार पूरी तरह से एलजी का ही रहे। चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे सरकार चलेगी? फिर मंत्रिमंडल बनाए क्यों रहो, चुनाव करवाए क्यों रहो? ये जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, केंद्र में बैठ के जनता के निर्णय के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएस को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना। और जहां एमएलएस ना बिक पाए, दिल्ली जैसी जगह पे जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएस खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और पिछले दरवाजे से और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता लाइव राजीव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बिल का, जिस कानून का ये विरोध हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले विस्तार से बताइए। देखिए, इस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये जो नया कानून लेके आ रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी कहीं ना कहीं आलोचना करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहती है और सीधे सीधे जो दिल्ली के हाथ में जो सत्ता है या फिर कहें तो बागडोर है वो कहीं ना कहीं एलजी के हाथ में देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कैसे मनोज सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली की जो बागडोर है वो हमारे हाथ से छीनना चाहती है और सारे जो कार्यभार है या फिर कहें जो हर फाइल को एलजी तक पहुंचाना पड़ेगा, हर कार्य को करने के लिए एलजी की परमिशन चाहिए होगी, तो फिर दिल्ली सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए भाजपा यानी केंद्र सरकार इस तरीके के रास्ते अपना रही है दिल्ली के ऊपर कब्जा करने की। तो कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया ने लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और लगातार बार बार यही कहा जाता था केंद्र सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, यही उनके कामों में रोड़ा अटका रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली सरकार है वो काम न कर पाए। मगर देखना है जिस तरीके से मनोज सिसोदिया ने कैसे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले दरवाजे से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, तो देखना होगा कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं या फिर ये जो बड़े नुमाइंदे हैं वो किस तरीके का पलटवार या जवाब देते हैं मनोज सिसोदिया का। जी राजीव, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार तो पहले से चल रही है, पहले से ऐसे तमाम कानून हैं कि एलजी के पास फाइल पहुंचानी ही पड़ती है। अब इस नए कानून में ऐसा खास क्या है जो डिप्टी सीएम ने इस तरह से प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाया? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिसके नए कानून की बात करें तो नए कानून के अंदर एक ऐसी जैसे लाइन दी हुई है जिसके अंदर दिल्ली सरकार के हाथ में कोई भी ऐसे कह सकते हैं दायित्व नहीं रह जाता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से बात करें नए कानून की, तो नए कानून के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई भी हाथ में कार्यभार नहीं रहेगा। हर काम की परमिशन जो है वो एलजी से लेनी पड़ेगी। पहले जो कहते हैं एलजी को और जो कहते हैं दिल्ली सरकार के बीच में जो विवाद था वो भी यही था कि बार बार कहीं ना कहीं हर चीज की परमिशन लेने के लिए दिल्ली सरकार को एलजी के पास जाना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी कि आपको ये काम करना है तो इसके लिए परमिशन चाहिए एलजी की, और ये काम करना है तो इसके लिए भी एलजी की परमिशन चाहिए। मगर अब कहीं ना कहीं पहले कुछ कार्यभार दिल्ली सरकार के पास थे, मगर अब वो भी कार्यभार दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दिल्ली के हाथ से हर चीज छीनना चाहती है और कहीं ना कहीं एलजी के पास अगर रहते हैं एलजी परमिशन देंगे तो ही वो कार्यभार होगा। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधे कहें तो दिल्ली सरकार की इसमें जरूरत नहीं पड़ती और यही चीज मनोज सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अगर नहीं रहेगी
तो सीधा एलजी के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को वाटर लाइन की समस्या या फिर प्लांट लगाना है दिल्ली सरकार को, तो उसकी परमिशन भी एलजी से लेनी पड़ेगी, यानी फाइल जो है एलजी के पास प्रदान कर जानी पड़ेगी और उसके बाद में जो है उसकी परमिशन मिलेगी। मगर बात करें जैसे आपको किराड़ी विधानसभा की, तो किराड़ी विधानसभा पानी जो सीवर लाइन की जो पाइपलाइन डालनी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एलजी के पास फाइल पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके की सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं सारे जो कार्यभार होंगे वो एलजी के पास होंगे और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि जिसके पास जिस तरीके से सिर्फ एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी रह जाएगी कि फाइल बना दी और एलजी से पास करवानी है और उसके बाद में वो काम किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं मनोज सिसोदिया ने, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर अपना कार्यभार संभालना चाहती है। जी बिल्कुल राजीव, दिल्ली सरकार की ओर से तो तमाम आरोप लगा दिए गए, क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है पिछले रास्ते से सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर केंद्र सरकार की माने तो कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं है। मगर हाँ, जिस तरीके से मनोज सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार है यानी भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहती है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब दिल्ली के पास ऐसी कोई भी कह सकते हैं अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सके दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मगर जिस तरीके से बात करें, जिस तरह से मनोज सिसोदिया ने कहा कि पिछले दरवाजे से दिल्ली के अंदर कब्जा करना चाहती है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा कहीं ना कहीं इसके अंदर पलटवार जरूर करेगी। और भाजपा किस तरीके से पलटवार करती है या मनोज सिसोदिया किस तरीके से जवाब देती है, जी ये जरूर देखना होगा इस पर। जी बिल्कुल, जो अभी चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी का जो प्रदर्शन देखने को मिला, जनता ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो हो सकता है उसके बाद बीजेपी ने ये कानून नया बनाया हो, जिसके चलते आम आदमी पार्टी की ओर से भी यही आरोप लगाया जा रहा है ना कि जनता का हमें तो पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी बात से बीजेपी, क्योंकि सीटों की भी बात करते हुए दिखाई दिए मनीष सिसोदिया। पर जो 4-5 में से 4 सीटों पर जो बढ़त मिली है उससे कहीं ना कहीं भाजपा का खाता जरूर नहीं खुला था और कहीं ना कहीं इसी का खाता जरूर नहीं खुला था और कहीं ना कहीं इसी का कार्यभार को कहीं ना कहीं जनता जो है पसंद करने लगी थी और कहीं ना कहीं दिक्कतें भाजपा को आने लगी थी। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई, जिसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं खामियाजा जरूर भाजपा को भुगतना पड़ा। और उसके वजह से शायद भाजपा जो इस तरीके की रणनीति अपना रही है कि दिल्ली के अंदर कार्य नहीं, मुझे दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसकी परमिशन भाजपा के इशारे से काम करते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के ही है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिस तरीके से सारा जो दायित्व चल रहा है एलजी के बीच में डाला जा रहा है और जबरदस्ती दिल्ली सरकार के हाथ से सारे काम छीन कर एलजी को दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं हाथ मलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाले हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से पिछले दरवाजे से आने की दिल्ली के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसमें परेशानी जरूर हो रही है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार इसीलिए पलटवार केंद्र सरकार पर कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर मनीष सिसोदिया बाकी पार्टीज का जिक्र करते हुए दिखाई दिए कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वहां पर आती है तो उसके लिए भी बड़ी ये चिंता की बात है। तो क्या बाकी किसी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अखिलेश की पार्टी की तरफ से या फिर कहीं और पार्टी है जो दिल्ली के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि एलजी को बार बार बीच में डाला जा रहा है और एलजी के लिए कहा जा रहा है कि एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो नया कानून आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी यही इशारा करता है कि दिल्ली सरकार को हर तरीके से एलजी से फाइल पास करवानी पड़ेगी। मगर जब हर फाइल जो एलजी के पास जाएगी और एलजी को पास करनी पड़ेगी तो फिर दिल्ली सरकार का तो रूल ही नहीं बनता और ना ही सिर्फ एक अधिकारी के तौर पर रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी, मगर देखना है क्या दिक्कतें कब पूरी हो पाएंगी। जी शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त चिंताजनक बना चुके हैं। आपको बता दें बीते एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कहीं भी 50% से अधिक लोगों के पाए जाने पर संबंधित संस्थान पर फौजदारी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नागपुर में सोमवार से रविवार 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं मुंबई में रात्रि कर्फ्यू लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये जता चुके हैं कि लोग सहयोग अगर नहीं करेंगे तो कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 1713 नए केस सामने आए। अब तक कुल 3,45,675, कुल मौत 11,539, जबकि 900 मौतें अन्य कारणों से दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों की बात करें, 15,051 पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत हुई है और स्वस्थ होकर घर गए मरीजों की संख्या 10,671 है। कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मामले जो है वो एक के बाद एक हजारों की संख्या में अब आने लगे हैं। महाराष्ट्र का तो सबसे बुरा हाल है, लेकिन बात करें इसके अलावा तमाम राज्यों में अब कोरोना जो है फिर से डराने लगा है। पंजाब में मामले सामने आ गए हैं। बात करें कर्नाटक की और मध्य प्रदेश की, तो अब मध्य प्रदेश में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाएगा तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन पहले तो ऐसे में सबके लिए एक बार फिर से गंभीर स्थिति बनती हुई। और मुंबई से ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए। सत्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी, सीधा पूछना चाहूंगी, मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं होटल रेस्टोरेंट को लेकर। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए हिमांशी, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। यही वजह कि महाराष्ट्र सरकार कल देर शाम नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से लोग शादी समारोह में इकट्ठा होते हैं, उसको लेकर 50 की संख्या बता दी गई है। वहीं शमशान भूमि में जो जाते हैं वहां 20 लोगों के जाने की अनुमति है। वहीं बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुंबई के कई बड़े इलाकों में जहां मार्केट लगती है, भाजी मार्केट, सब्जी मार्केट लगती है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि बीएमसी के तमाम कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं जो लगातार नजर रखेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर कोई भी नहीं देखता तो जाहिर तौर पर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने देर शाम कर दी है। सत्य प्रकाश, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, जनता मान क्यों नहीं रही है, और अब ऐसे में सरकार की ओर से लॉकडाउन लगा दिया जाना और फिर से पहले की तरह सारे नियम कायदे कानून लागू करना, इसके ऊपर जनता क्या कुछ कह रही है फिलहाल? देखिए, जनता का साफ तौर पे यही कहना है कि अब वैक्सीन आ गई है, आने वाले समय में जब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन लिहाजन महाराष्ट्र सरकार रोज लोगों को जागरूक कर रही है कि वैक्सीन एक उपाय नहीं है, वैक्सीन के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। इसके लेके महाराष्ट्र सरकार अब धीरे धीरे जो है मुंबई पुलिस को भी जिम्मेदारी दे दी है कि आप लोगों को घूम घूम कर अनाउंस कीजिए, लोगों को बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना कितना बेहद जरूरी है। लेकिन पिछले दिनों देखा यह भी गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों के जागरूक होना चाहिए कि वैक्सीन एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके संक्रमण से बाकी लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और सबसे ज्यादा खतरे की बात इस वक्त बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं बनी है और नहीं माना जा रहा है कि वो वैक्सीन जो है बच्चों को लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर तक और हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार चुका होगा। क्योंकि लगातार कोरोना के बारे में हम डॉक्टर से भी बातचीत कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो जनता को यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन हर घर तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और वैक्सीन जो है लगवाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमण फ्री हो जाएंगे आप। तो ऐसे में जनता से लगातार यही गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रबंध वहां पर किस तरह से किए गए हैं। पहले जो लॉकडाउन था तो उस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल्स जो थे उनको लेकर तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई थी। हालांकि फिलहाल नागपुर में तो पूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन बाकी जगह के लिए क्या कुछ रूल्स हैं? देखिए हिमांशी, मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम जो राज्य है जहां ज्यादा कोरोना संक्रमण की संख्या है या संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। जिस तरह से कल नागपुर में पहले दिन का लॉकडाउन लगाया गया, कड़ा लॉकडाउन लगाया गया, लगातार लोगों को देखा गया तो लोग खुले तौर पे घूम रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 लाख लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की है।
उसी तरह से मुंबई में भी लगातार महाराष्ट्र सरकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस तरह से घूमिए मत, बेवजह बाहर मत निकलिए, अगर जरूरत हो तो ही निकलिए। वहीं एक नई गाइडलाइन के तहत ये भी बता दिया गया है कि ऑफिशियल में जो भी लोग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा में, यानी कि 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। आप अपने घरों से काम कीजिए, अगर काम नहीं बनता है तो कम से कम संख्या में ऑफिस जाइए और वहां से अपना काम निपटाइए। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले में चिंतित है। दूसरी अहम बात हिमांशी बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में जिस तरह से एक बारात में 150 लोगों ऊपर 159 लोगों के ऊपर जो है मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की, तो जाहिर तौर पर यह कार्रवाई बेहद अहम बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग खुले तौर पर मनमानी घूम रहे हैं, लोगों के जहन में डर नहीं है, कोरोना का डर तो है ही नहीं है, अब लोगों को फाइन का भी नहीं रहा। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे लोगों को नियंत्रित किया जाए जिससे कोरोना मुंबई में न फैले। बिल्कुल, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश। तो जनता अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रही है, लॉकडाउन लग गया उसके बावजूद भी, लेकिन एएनबी न्यूज लगातार जनता से यही अपील कर रहा है कि आप लोग सभी कोविड नियमों का पालन करें। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार।